भारत हो या यूरोप, रूस हो या मेसोपोटामिया, धरती के नीचे दबी कुछ चीजें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वे समय के सबसे गहरे सवालों को बाहर निकाल लाती हैं। हजारों साल तक मिट्टी, दलदल, कब्रों और खंडहरों में छुपे ये अवशेष जब सामने आए तो इन्होंने इतिहास की उस तस्वीर को चुनौती दी जिसे इंसान अब तक सीधा और सरल मानता था। इनमें कुछ वस्तुएं इतनी उन्नत हैं कि उनका समय गलत लगता है, कुछ इतनी अजीब हैं कि उनका अर्थ आज भी समझ से बाहर है, और कुछ इतनी रहस्यमयी हैं कि वे प्राचीन इंसान की सोच, विश्वास और तकनीक को लेकर हमारी पूरी समझ बदल देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन रहस्यमयी कलाकृतियों की यात्रा जो सदियों तक धरती के नीचे दबी रहीं, लेकिन जब बाहर आईं तो इतिहास को एक नए सवाल के सामने खड़ा कर गईं। नंबर 10, ट्रुंडहोम सन चैरियट, सूर्य, घोड़े और ब्रह्मांड की कांस्य युगीन कल्पना। ट्रुंडहोम सन चैरियट आकार में छोटा है, लेकिन उसका विचार बहुत विशाल है। यह कांस्य युग की एक ऐसी वस्तु है जिसमें घोड़ा एक बड़े गोल सूर्य चक्र को खींचता हुआ दिखाया गया है। यह चक्र पहियों पर रखा है और घोड़ा भी पहियों से जुड़ा है। चक्र की एक तरफ सोने की परत है, जबकि दूसरी तरफ गहरा कांस्य दिखाई देता है। यह वस्तु डेनमार्क के ट्रुंडहोम मोसे नामक दलदली क्षेत्र से मिली थी और इसे लगभग 3400 साल पुराना माना जाता है। पहली नजर में यह एक सुंदर प्राचीन खिलौना जैसा लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ उससे कहीं बड़ा है। यह प्राचीन लोगों की ब्रह्मांड संबंधी सोच का दृश्य मॉडल था। इसमें सूर्य स्थिर नहीं है, वह यात्रा करता है। उसे एक दिव्य घोड़ा खींचता है। दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, आकाश और धरती के बीच जो निरंतर चक्र चलता है, उसे इस छोटी सी वस्तु में रूप दिया गया। यह बात इसे असाधारण बनाती है। कांस्य युग की वस्तुओं से लोग सामान्यतः औजार, हथियार या सजावट की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ एक पोर्टेबल ब्रह्मांडीय अवधारणा सामने है। सोने वाली सतह सूर्य की चमक का संकेत देती है। जब रोशनी उस पर पड़ती होगी तो यह सचमुच चमकते सूर्य जैसा दिखाई देता होगा। दूसरी तरफ गहरा कांस्य शायद रात या सूर्य की अदृश्य यात्रा से जुड़ा संकेत रहा होगा। इसके ऊपर बने सर्पिल पैटर्न भी सिर्फ सजावट नहीं लगते, वे गति, चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत दे सकते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि यह विचार मूर्त रूप में इतना साफ है कि आज का दर्शक भी इसे समझ सकता है। घोड़ा, सूर्य, पहिया और यात्रा, ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो हजारों साल बाद भी प्रभाव डालती है। यह वस्तु बताती है कि प्राचीन समाज आकाश को सिर्फ देख नहीं रहा था, वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वह सूर्य के रोज आने जाने को किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत, पवित्र और प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में देखता था। इस चैरियट की खासियत यह है कि इसमें धर्म, खगोल, धातुकला और कलात्मक कल्पना सब एक साथ मिलते हैं। यह न तो केवल मूर्ति है, न केवल वाहन का मॉडल, न केवल धार्मिक प्रतीक। यह एक पूरी विश्व दृष्टि का संक्षिप्त रूप है। बाद में इसके खोज स्थान से और हिस्से मिलने पर इसे और बेहतर समझा गया, जिससे साफ हुआ कि यह वस्तु सोची समझी और सावधानी से बनाई गई थी। ट्रुंडहोम सन चैरियट इसलिए ऐसी वस्तु लगती है जो अपने समय से बाहर की है, क्योंकि यह इतनी पूरी अवधारणा को इतने छोटे आकार में समेटती है। यह बताती है कि कांस्य युग के लोग केवल जीवित नहीं रह रहे थे, वे आकाश को कथा में बदल रहे थे, प्रकाश को प्रतीक में बदल रहे थे और ब्रह्मांड को हाथ में पकड़ी जाने वाली धातु की आकृति में ढाल रहे थे। नंबर 9, विक्सो हेलमेट्स, सींगों वाले कांस्य हेलमेट जिनका रहस्य आज भी बाकी है। विक्सो हेलमेट्स ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें देखकर किसी भी दर्शक को तुरंत लगता है कि वह इतिहास नहीं, किसी मिथकीय दृश्य को देख रहा है। ये 2 कांस्य हेलमेट हैं जिन पर बड़े मुड़े हुए सींग लगे हैं। इनके सामने आंखें उभरी हुई हैं और चोंच जैसा हिस्सा इन्हें पक्षी और मानव के बीच की किसी रहस्यमयी आकृति जैसा बना देता है। ये डेनमार्क के एक दलदली क्षेत्र में मिले थे और कांस्य युग के शुरुआती प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व से जुड़े माने जाते हैं। पहली नजर में इन्हें युद्ध के हेलमेट समझा जा सकता है, लेकिन उनकी बनावट कुछ और कहानी कहती है।
ये आकार और वजन में युद्ध के लिए व्यावहारिक नहीं लगते। बड़े सींग, ऊपरी सजावट और संभवतः पंख या बाल लगाने की व्यवस्था इन्हें लड़ाई से ज्यादा अनुष्ठान और प्रदर्शन से जोड़ती है। इन हेलमेटों को हथौड़े से पीटी गई कांस्य शीटों से बनाया गया था। 2 हिस्सों को रिवेट से जोड़ा गया। ऊपर क्रॉस जैसी फिटिंग है और उससे एक कंघी जैसी संरचना उठती है। इस खांचे में शायद पंख, घोड़े के बाल या अन्य जैविक सजावट लगाई जाती होगी। छोटे बेलनाकार फिटिंग भी संकेत देते हैं कि कभी इन पर अतिरिक्त सजावटी सामग्री जुड़ी रही होगी। यह सोचकर ही दृश्य बेहद शक्तिशाली हो जाता है। कोई प्राचीन व्यक्ति जब इन्हें पहनता होगा तो वह सिर्फ योद्धा जैसा नहीं, बल्कि किसी आध्यात्मिक या मिथकीय पात्र जैसा दिखाई देता होगा। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सींग बाद की कल्पना नहीं है, वे मूल डिजाइन का हिस्सा हैं। इसके साथ आंखों और चोंच के कारण हेलमेट किसी मानव पशु पक्षी संयोग की तरह दिखते हैं। यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे इनके पीछे एक दृश्य भाषा थी, जिसमें पशु शक्ति, आकाश, पक्षी, पवित्रता और मानव सत्ता एक साथ मिलती थीं। इन्हें दलदल में जमा किया गया था और उत्तरी यूरोप के कई दलदल ऐसे स्थान रहे हैं जहां मूल्यवान वस्तुएं जानबूझकर अर्पित की जाती थीं। इसलिए यह संभावना मजबूत है कि ये हेलमेट खोई हुई वस्तुएं नहीं, बल्कि किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक भेंट का हिस्सा थे। लेकिन असली अर्थ अब भी खो गया है। उन्हें पहनने वाला कौन था? किस अवसर पर पहना जाता था? क्या वे देवताओं, पवित्र पशुओं या किसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे? यह निश्चित नहीं। लिखित स्रोत न होने से उनका प्रतीकवाद अधूरा रह जाता है। फिर भी वे इतना जरूर बताते हैं कि कांस्य युग की उत्तरी यूरोपीय दुनिया दृश्य प्रदर्शन और धार्मिक प्रतीकों से बहुत समृद्ध थी। ये हेलमेट युद्ध का कवच नहीं, बल्कि चेतना पर असर डालने वाली वस्तुएं रहे होंगे। इन्हें देखकर आज भी लगता है कि इन्हें किसी सामान्य इंसान के सिर पर नहीं, बल्कि किसी ऐसे पात्र पर रखा गया होगा जो समाज के सामने मानव से अधिक कुछ बनकर आता था। यही इनकी सबसे बड़ी रहस्यमय शक्ति है। नंबर 8, गुंडेस्ट्रप कॉल्ड्रन। चांदी के बर्तन में कैद प्राचीन यूरोप का गुप्त संसार। गुंडेस्ट्रप कॉल्ड्रन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी प्राचीन दुनिया को चांदी की सतह पर बंद कर दिया हो। यह एक बड़ा चांदी का पात्र है जो अलग अलग सजावटी प्लेटों से बना है। इन प्लेटों पर मानव आकृतियां, पशु, देवतुल्य चेहरे, सींग वाले पात्र, योद्धा और ऐसे दृश्य उकेरे गए हैं जो किसी गहरी कथा की ओर संकेत करते हैं। यह डेनमार्क के हिमरलैंड क्षेत्र के एक दलदल से मिला था और इसे लगभग ईसा पूर्व 2री से 1ली सदी के बीच का माना जाता है। इसका वजन करीब 9 किलो है और इसकी रचना कई अलग अलग प्लेटों को जोड़कर की गई है। लेकिन यह सिर्फ एक भारी धातु पात्र नहीं है। इसकी सतह पर इतना घना दृश्य संसार है कि इसे सिर्फ बर्तन कहना बहुत छोटा शब्द लगता है। हर प्लेट अलग कहानी जैसी लगती है। कहीं जानवरों की पंक्ति है, कहीं मानव आकृति बैठी है, कहीं सींग वाला एक रहस्यमयी पात्र जीवों से घिरा है। कुछ दृश्यों में युद्ध, अनुष्ठान या बलिदान जैसे संकेत मिलते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ आज भी निश्चित नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें दृश्य देता है, लेकिन भाषा नहीं देता। यह प्रतीक दिखाता है, लेकिन कुंजी नहीं देता। इसका उद्गम भी उतना ही रहस्यमयी है। यह डेनमार्क में मिला, लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी धातुकला और शैली में थ्रेसियन क्षेत्र यानी आज के बुल्गारिया और रोमानिया की दिशा के संकेत देखे हैं। वहीं इसके कई प्रतीक सेल्टिक संसार से जुड़े प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह वस्तु किसी एक सरल स्थानीय परंपरा का परिणाम नहीं थी। यह संपर्क, यात्रा, विनिमय और सांस्कृतिक मिश्रण की वस्तु थी। प्राचीन यूरोप को अगर कोई केवल बिखरी हुई जनजातियों का संसार समझता है, तो यह कॉल्ड्रन उस धारणा को तोड़ देता है। यह बताता है कि विचार, प्रतीक, कलाकार और विलासी वस्तुएं बड़ी दूरी तय करती थीं। गुंडेस्ट्रप कॉल्ड्रन शायद अनुष्ठानिक या प्रतिष्ठित उपयोग से जुड़ा रहा होगा। इतने बड़े और जटिल रूप में इसे बनाना सिर्फ भोजन या पेय के लिए सामान्य पात्र बनाने जैसा काम नहीं था।
यह किसी प्रमुख समारोह, शक्ति प्रदर्शन या धार्मिक क्रिया से जुड़ा रहा होगा। लेकिन इसकी पूरी कहानी खो चुकी है। यह दलदल में क्यों रखा गया? किसने रखा? क्या यह किसी भेंट का हिस्सा था? क्या यह युद्ध की लूट थी या किसी विशेष अनुष्ठान का केंद्र? यह निश्चित नहीं। यही कारण है कि यह वस्तु आज भी जीवित पहेली जैसी लगती है। चांदी की प्लेटों पर उकेरी गई हर आकृति बोलना चाहती है, लेकिन उसका अर्थ आधा ही खुलता है। गुंडस्ट्रप कॉल्ड्रन यह साबित करता है कि प्राचीन यूरोप सिर्फ हथियारों और कब्रों का संसार नहीं था, बल्कि प्रतीकों, देवताओं, पशु मानव रूपों और अंतर सांस्कृतिक कला का रहस्यमयी जाल भी था। नंबर 7, मोल्ड गोल्ड केप, सोने की चादर में बना कांस्य युग का असंभव वस्त्र। मोल्ड गोल्ड केप को पहली बार देखकर यह समझना कठिन होता है कि यह आखिर था क्या। यह मुकुट नहीं है, हार नहीं है, कवच भी नहीं है और सामान्य वस्त्र तो बिल्कुल नहीं है। यह सोने की एक पतली चादर से बना हुआ ऐसा कंधा आवरण है जो ऊपरी शरीर को ढकता था। इसकी सतह पर उभरी हुई रेखाएं, गोल बिंदु, ज्यामितीय पैटर्न और चमकदार सजावट बनाई गई है। यह वेल्स के उत्तरी क्षेत्र में एक दफन टीले से मिला था और इसे प्रारंभिक कांस्य युग लगभग 4000 साल पहले का माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी हैरानी इसका पदार्थ नहीं, बल्कि उसका उपयोग और निर्माण है। सोना मूल्यवान था, लेकिन सोने को एक ही शीट से पीटकर ऐसा आकार देना कि वह शरीर के कंधों और ऊपरी धड़ पर फिट हो सके, बेहद कठिन काम है। सोना नरम होता है, लेकिन पतली शीट को मोड़ना, उभारना और सजाना बिना फाड़े आसान नहीं। इस केप को बनाने वाले कारीगरों ने न सिर्फ धातु को नियंत्रित किया, बल्कि उसे प्रकाश के लिए डिजाइन किया। जब यह किसी व्यक्ति के शरीर पर पहना गया होगा, तो इसकी उभरी हुई सजावट हर हलचल के साथ रोशनी पकड़ती होगी। लेकिन यह कोई आरामदायक वस्त्र नहीं था। इसका आकार ऐसा था कि पहनने वाले की बाहों की गति सीमित हो जाती, यानी इसे रोजमर्रा के कामों में पहनना लगभग असंभव था। यही बताता है कि यह सेरेमोनियल या प्रतिष्ठा से जुड़ी वस्तु रही होगी। शायद कोई प्रमुख व्यक्ति, पुजारी, शासक या अनुष्ठानिक चरित्र इसे पहनता होगा। जब कोई इंसान इसे धारण करता होगा, तो वह सामान्य शरीर वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि चमकती हुई स्थिर उपस्थिति जैसा दिखता होगा। इसकी खोज भी रहस्य से भरी है। यह एक पत्थर से घिरी कब्र में मिला, जहां यह टूटे हुए मानव अवशेषों के आसपास कुचला हुआ पड़ा था। इसके साथ कांसे के टुकड़े और एम्बर की मनियां भी मिली थी। वस्तु टुकड़ों में थी और बाद में उसे सावधानी से जोड़ा गया। इसका मतलब है कि हम आज जो देखते हैं वह एक बची हुई छवि है, पूरा दृश्य नहीं। कौन व्यक्ति इसके साथ दफन था? वह समाज में कितना महत्वपूर्ण था? इसका उपयोग कब और कैसे होता था? इन सब के जवाब अधूरे हैं, लेकिन जो स्पष्ट है वह अपने आप में पर्याप्त है। कांस्य युग की ब्रिटेन और वेल्स की समुदायें इतने मूल्यवान पदार्थ पर अधिकार रखती थीं, इतना जटिल धातु कौशल जानती थीं और ऐसे प्रतीकात्मक वस्त्र बना सकती थीं जिनका उद्देश्य शरीर को सजाना भर नहीं था, बल्कि उसे दृश्य शक्ति में बदल देना था। मोल्ड गोल्ड केप इसलिए असंभव लगता है क्योंकि यह उस समय की हमारी कल्पना से ज्यादा परिष्कृत है। यह बताता है कि प्राचीन प्रतिष्ठा सिर्फ हथियारों या मुकुटों में नहीं, बल्कि ऐसे चमकदार प्रतीकों में भी प्रकट होती थी जिनका अर्थ शायद उतना ही रहस्यमय था जितना उनकी चमक। नंबर 6, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन डोडेकाहेड्रॉन आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनका रहस्य बहुत बड़ा है। ये खोखली धातु की वस्तुएं होती हैं जिनके 12 पहलू होते हैं। हर सतह के बीच में गोल छेद होता है और हर कोने पर छोटा उभार बना होता है। पहली नजर में यह किसी गणितीय मॉडल, मापने के उपकरण या किसी तकनीकी वस्तु जैसा लगता है। लेकिन यही समस्या है, क्योंकि रोमन दुनिया से इतने स्रोत, शिलालेख, ग्रंथ और वस्तुएं बची हैं, फिर भी इन वस्तुओं का कोई स्पष्ट लिखित उल्लेख नहीं मिलता। यानी रोमन लोग इन्हें बनाते थे। ये कई जगहों से मिली हैं, लेकिन उन्होंने इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिससे आज हम निश्चित रूप से कह सकें कि इनका उपयोग क्या था। अधिकतर उदाहरण रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी प्रांतों से मिले हैं।
ये दूसरी से चौथी सदी ईसवी के बीच के माने जाते हैं। इनमें ज्यामिति इतनी साफ है कि इन्हें आकस्मिक या बेकार वस्तु नहीं कहा जा सकता। इन्हें बनाने में धातु ढलाई का कौशल लगा है। सतहों पर बने छेद अलग अलग आकार के हो सकते हैं और कोनों के उभार भी जानबूझकर बनाए गए हैं। सवाल यही है कि क्यों? इन पर कई सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ लोग इन्हें मोमबत्ती स्टैंड मानते हैं, कुछ मापने का यंत्र, कुछ दूरी नापने का साधन, कुछ धार्मिक वस्तु, कुछ खेल की चीज और कुछ इन्हें कपड़ा या दस्ताने बुनने से जुड़ा उपकरण मानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं जो सभी उदाहरणों पर ठोस रूप से लागू हो सके। कुछ डोडेकाहेड्रॉन पर उपयोग के स्पष्ट निशान नहीं मिलते, जिससे व्यावहारिक उपयोग का दावा कमजोर हो जाता है। अगर ये धार्मिक थे तो उनका कोई लिखित संकेत नहीं है। अगर ये वैज्ञानिक उपकरण थे तो इतनी विकसित रोमन प्रशासनिक दुनिया में उनका उल्लेख कहीं क्यों नहीं मिलता? यही रहस्य इन्हें असाधारण बनाता है। रोमन सभ्यता के बारे में आमतौर पर लोग सड़कों, सेना, सिक्कों, मूर्तियों, स्नानागारों और कानूनों को याद करते हैं, लेकिन एक खोखला 12 पक्षीय धातु पिंड जिसके हर चेहरे में छेद हो, उस परिचित छवि में फिट नहीं बैठता। यह लगभग आधुनिक कलाकृति जैसा लगता है, जैसे किसी प्रयोगशाला या संग्रहालय की डिजाइन वस्तु हो। फिर भी यह प्राचीन है। यही इसका अजीब आकर्षण है। यह रोमन दुनिया की उस परत की ओर इशारा करता है जो पूरी तरह समझी नहीं गई। बार बार मिलने के कारण यह कोई एक व्यक्ति की कल्पना नहीं हो सकती। यह एक वास्तविक श्रेणी की वस्तु थी, लेकिन उसका उद्देश्य आज भी धुंध में छिपा है। रोमन डोडेकाहेड्रॉन इतिहास के बीच रखा ऐसा ज्यामितीय सवाल है जिसके पास आकार है, धातु है, निर्माण है, लेकिन अर्थ अब भी गायब है। नंबर 5, डेरवेनी क्रेटर। डेरवेनी क्रेटर उन वस्तुओं में से है जिसे देखकर समझ आता है कि प्राचीन कला कभी कभी सिर्फ कला नहीं, बल्कि सत्ता, विश्वास, मृत्यु और विलासिता का संयुक्त रूप होती थी। यह एक विशाल कांस्य मिश्र धातु का पात्र है जो यूनानी संसार से जुड़ा है और मैसेडोनिया क्षेत्र के डेरवेनी कब्रिस्तान में मिला था। इसे एक कब्र के भीतर पाया गया और इसमें अंतिम संस्कार के बाद बची हुई अस्थियां भी थीं। यानी यह सिर्फ भोज या पेय का पात्र नहीं था, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा और स्मृति का हिस्सा बन चुका था। इसके साथ सोने के गहने, अंगूठी, पिन, पुष्पमाला जैसी वस्तुएं और अन्य समृद्ध कब्र सामग्री मिली थी। इससे साफ पता चलता है कि जिस व्यक्ति से यह जुड़ा था वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस पात्र की असली शक्ति उसके आकार और चमक में है। यह कांसे का होते हुए भी साधारण कांसे जैसा नहीं दिखता। इसमें टिन की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी सतह में सुनहरी आभा आती है, जैसे इसे रोशनी पकड़ने के लिए ही बनाया गया हो। यह पूरी तरह सोने का नहीं था, फिर भी चमक का प्रभाव ऐसा था कि यह देखने वाले पर गहरा असर डालता होगा। इसकी बनावट भी अत्यंत जटिल है। मुख्य शरीर और ऊपरी भाग अलग धातु शीटों से बनाए गए, जबकि हैंडल, आधार, सजावटी मूर्तियां और अन्य हिस्से अलग से ढालकर जोड़े गए। इसका मतलब है कि इसे बनाने वाले कारीगरों को धातु पर पूर्ण नियंत्रण था। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी वस्तु नहीं है, इसकी सतह पर कथा चलती है। मुख्य दृश्य में डायोनिसस और एरियाडने से जुड़ा पवित्र विवाह दिखाई देता है। उनके आसपास सिलेन का पशु, बेलें, आकृतियां और गति से भरे दृश्य हैं। इसके हैंडल और नीचे के हिस्सों पर भी जीवंत आकृतियां दिखाई देती हैं। यह ऐसा पात्र था जिसे देखकर हर तरफ से कुछ नया दिखाई देता होगा। यह किसी बर्तन की सतह नहीं, बल्कि कांसे पर बनी पूरी दृश्य कथा थी। डेरवेनी क्रेटर यह दिखाता है कि चौथी सदी ईसा पूर्व का संसार कलात्मक रूप से कितना परिष्कृत था। इसमें मैसेडोनियन कार्यशाला की शक्ति है, एथेनियन शैली की समझ है और अंतिम संस्कार की गहरी प्रतीकात्मकता है। यह बर्तन मृत्यु में रखा गया, लेकिन इसकी सतह जीवन, रस, देवत्व और अनुष्ठान से भरी हुई है। यही इसका रहस्य है। यह सिर्फ एक कब्र सामग्री नहीं, बल्कि ऐसा चमकता हुआ पात्र है जो बताता है कि प्राचीन अभिजात वर्ग मृत्यु को भी प्रदर्शन कला और विश्वास के साथ जोड़ता था। आज जब यह संग्रहालय में रखा है, तब भी इसकी चमक यह सवाल उठाती है कि जिस दुनिया ने इसे बनाया
वह कितनी संपन्न, कितनी कलात्मक और कितनी प्रतीकात्मक रही होगी। यह वस्तु किसी खोई हुई सभ्यता की आवाज नहीं सुनाती, बल्कि उसकी चमक दिखाती है। नंबर 4, उबैद लिजर्ड हेडेड फिगरेंस। उबैद काल की लिजर्ड हेडेड फिगरेंस उन वस्तुओं में आती हैं जिनका रहस्य उनके आकार में ही छुपा है। कुछ प्राचीन अवशेष अपनी तकनीक से हैरान करते हैं, लेकिन ये मिट्टी की मूर्तियां अपने चेहरे और रूप के कारण असहज कर देती हैं। ये मेसोपोटामिया के उबैद काल से जुड़ी हैं, जिनकी उम्र लगभग 7000 से 6000 साल तक पीछे जाती है। यह वह समय था जब महान शहरों, राजाओं और लिखित सभ्यताओं से पहले की दुनिया आकार ले रही थी। इन आकृतियों को देखकर सबसे पहले उनके सरीसृप जैसे सिर ध्यान खींचते हैं। लंबा चेहरा, बड़ी बादामी आंखें, पतली गर्दन और शरीर पर बने चिन्ह इन्हें साधारण मानवीय मूर्ति से अलग बनाते हैं। कुछ मूर्तियों में स्त्री आकृति हाथ कमर पर रखे खड़ी दिखाई देती है। कुछ में एक स्त्री बच्चे को पकड़े हुए है और उस बच्चे का सिर भी सरीसृप जैसा ही दिखाई देता है। यही बात इन्हें और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि यह सिर्फ एक आकृति की शैली नहीं, बल्कि एक दोहराया गया दृश्य प्रतीक लगता है। इन पर रंग, रेखाएं, बेल्ट, हार या शरीर चिन्ह जैसे विवरण भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ये किसी जल्दी में बनाई गई वस्तुएं थीं। इन्हें सोच समझकर बनाया गया था। इनके शरीर पर बने पैटर्न बताते हैं कि इनके पीछे कोई सांस्कृतिक भाषा रही होगी, लेकिन वह भाषा आज हमारे पास नहीं है। आधुनिक समय में इन्हें लेकर कई तरह की कल्पनाएं बनाई गई हैं, लेकिन पुरातत्व के आधार पर सबसे ईमानदार बात यही है कि ये वास्तविक प्रागैतिहासिक मिट्टी की आकृतियां हैं, जिनका अर्थ पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। इन्हें किसी रहस्यमयी बाहरी कथा से जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका वास्तविक संदर्भ ही पर्याप्त गहरा है। उबैद काल प्राचीन निकट पूर्व की शुरुआती जटिल संस्कृतियों में से एक था। उस समय लोग स्थायी बस्तियां बना रहे थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, कृषि और सामाजिक संरचनाओं को विकसित कर रहे थे। ऐसे समाज में इन आकृतियों का कोई धार्मिक, अनुष्ठानिक, पारिवारिक, पूर्वज संबंधी या प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है, लेकिन निश्चित उत्तर देना कठिन है। यही इनका आकर्षण है। वे एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो लिखने से पहले सोच रही थी, प्रतीक बना रही थी और मानव शरीर को ऐसे रूप में दिखा रही थी जो सीधा यथार्थ नहीं था। शायद यह दिव्यता का संकेत था, शायद शक्ति का, शायद किसी मिथकीय प्राणी का, या शायद शरीर और पहचान को देखने का कोई बिल्कुल अलग तरीका। ये मूर्तियां छोटी हैं, लेकिन इनके चेहरे हजारों साल बाद भी सीधा सवाल करते हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि प्राचीन इंसान सिर्फ प्रकृति को नहीं देखता था, वह उसे बदलकर प्रतीक में ढालता था। और कभी कभी वही प्रतीक इतना अनोखा होता है कि आज की दुनिया उसे देखकर भी उसका अर्थ नहीं समझ पाती। नंबर 3, बासेयुज फ्लैगन। बासेयुज फ्लैगन ऐसी कलाकृतियां हैं जिन्हें देखकर प्राचीन यूरोप की सामान्य कल्पना तुरंत टूट जाती है। ये कोई साधारण बर्तन नहीं थे। ये कांसे के बने 2 भव्य पात्र थे, जिनका इस्तेमाल तरल पदार्थ डालने या परोसने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इन्हें देखकर साफ लगता है कि इनका असली उद्देश्य सिर्फ उपयोग नहीं था। ये प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक थे। ये पूर्वी फ्रांस के बासे युद्ध क्षेत्र में मिले थे और इन्हें प्रारंभिक लाटेन काल यानी लगभग 2500 साल पुराने सेल्टिक कला संसार से जोड़ा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत उनका निर्माण है। इनके मुख्य शरीर को कांस्य मिश्र धातु की एक ही शीट से पीटकर आकार दिया गया था। फिर अलग अलग हिस्से जैसे आधार, गर्दन, चोंच जैसा मुंह, हैंडल और सजावटी भाग जोड़े गए। यह निर्माण किसी साधारण कारीगर का काम नहीं लग सकता। इसमें धातु को नियंत्रित करने की असाधारण समझ दिखाई देती है। इनके भीतर रेजिन की परत भी थी, जिससे इनके ढांचे को मजबूती मिलती थी और शायद इनके उपयोग को भी सीमित करती थी। यानी ये रोजमर्रा के बर्तन नहीं थे। इन पर लाल रंग की मूंगा और कांच जैसी सजावट, पशु आकृतियां, मानव मुखौटे और बारीक पैटर्न बनाए गए थे। हैंडल कुत्ते या भेड़िए जैसी आकृति में ढला हुआ है और नीचे एक मानवीय मुखौटे पर खत्म होता है। ढक्कन पर भी छोटे पशु दिखाई देते हैं और मुंह के पास
बत्तख जैसी आकृति निकलती है। यह पूरी वस्तु किसी समारोह में जब हाथ में उठाई जाती होगी तो सिर्फ पैर डालने की क्रिया नहीं होती होगी, बल्कि वह एक दृश्य प्रदर्शन बन जाता होगा। सबसे रोचक बात यह है कि इन पात्रों में कई संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है। इनका रूप इटली के एट्रस्कन पात्रों से प्रेरित माना जाता है। हैंडल के विचार में यूनानी या एट्रस्कन कला की झलक मिलती है। कुछ सजावटी रूप मिस्र से यूनान होते हुए आए प्रतीत होते हैं और बत्तख जैसी स्थानीय आकृति सेल्टिक परंपरा से जुड़ती है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक यूरोप अलग थलग नहीं था। वहां विचार, वस्तुएं, शैली और प्रतीक दूर दूर तक यात्रा कर रहे थे। ये फ्लैगन एक उच्च पद वाले व्यक्ति की कब्र से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह कब्र अवैध रूप से खोदी गई थी, इसलिए उनका पूरा संदर्भ खो गया। यही सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि कब्र में वस्तुओं की सही स्थिति उनके अर्थ को समझने में मदद करती। फिर भी जो बचा है वह इतना शक्तिशाली है कि अपने आप में एक बयान बन जाता है। ये पात्र बताते हैं कि 2500 साल पहले भी यूरोप में ऐसे कलाकार थे जो धातु को कथा, प्रतीक और शक्ति की भाषा में बदल सकते थे। इन्हें देखकर यह कहना कठिन है कि प्राचीन कला सरल थी। असल में ये वस्तुएं आज भी इतनी जटिल और जीवंत लगती हैं कि वे अपने समय से आगे नहीं, बल्कि हमारे अनुमान से आगे साबित होती हैं। नंबर 2, प्रेल्स का कांस्य हाथ, यूरोप के कांस्य युग का सबसे अनसुलझा प्रतीक। प्रेल्स का कांस्य हाथ एक ऐसी खोज है जिसका नाम सुनते ही यह किसी कथा या दंत कथा की वस्तु लगता है, लेकिन यह असली है। यह कांसे से बना एक हाथ है, आकार में असली मानव हाथ से थोड़ा छोटा, और इसके कलाई वाले हिस्से पर सोने की पट्टी जैसी सजावट लगी हुई थी। यह स्विट्जरलैंड के लेक बियल क्षेत्र के पास मिला और इसकी उम्र लगभग 3500 साल बताई जाती है, यानी यह मध्य कांस्य युग की वस्तु है। इस खोज का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसे यूरोप में मानव शरीर के किसी हिस्से का सबसे पुराना धातु प्रतिनिधित्व माना जाता है। आमतौर पर कांस्य युग से लोग हथियारों, आभूषणों, पिन, खंजरों और उपयोगी वस्तुओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा हाथ था जो न तो सामान्य औजार था, न हथियार, न साधारण सजावट। यह किसी बड़े प्रतीक का हिस्सा लगता था। जब यह पहली बार मिला तो खुद विशेषज्ञ भी कुछ समय तक इसे लेकर आश्वस्त नहीं थे। इसका कारण यह नहीं था कि यह नकली लग रहा था, बल्कि इसलिए कि यह अपने समय के सामान्य पुरातात्विक ढांचे में फिट नहीं हो रहा था। इसके साथ कांसे का खंजर और मानव पसली भी मिली थी, और बाद में जब पुरातत्वविद उस स्थान पर पहुंचे तो एक क्षतिग्रस्त कब्र की खुदाई में और प्रमाण मिले। वहां एक मध्यम आयु के व्यक्ति की हड्डियां, कांसे की पिन, बालों में पहनी जाने वाली संभवतः एक कांस्य सर्पिल वस्तु और सोने की पन्नी के टुकड़े मिले, जो उस हाथ की कलाई से जुड़े सोने से मेल खाते थे। यहां तक कि उस हाथ की एक टूटी हुई उंगली भी कब्र में मिली। इससे यह संकेत मिला कि यह हाथ मूल रूप से उस व्यक्ति के साथ दफनाया गया था। लेकिन इसका मतलब क्या था? यही रहस्य है। इस हाथ के भीतर एक सॉकेट जैसा खाली स्थान था, जिससे लगता है कि इसे किसी डंडे, राज चिन्ह, मूर्ति या किसी धार्मिक वस्तु पर लगाया गया होगा। अगर ऐसा था तो यह किसी व्यक्ति की सत्ता, पद, अनुष्ठानिक भूमिका या धार्मिक महत्व का प्रतीक हो सकता है। लेकिन यह सब अनुमान है, प्रमाणित निष्कर्ष नहीं। असली रहस्य इसकी प्रतीकात्मकता में है। कांसा उस समय मूल्यवान था और उस पर सोने का इस्तेमाल इसे और भी खास बनाता है। किसी समाज ने सिर्फ एक हाथ का धातु रूप बनवाया, उसे सोने से सजाया और फिर उसे किसी उच्च व्यक्ति की कब्र में रखा। यह बताता है कि कांस्य युग का यूरोप सिर्फ औजारों और युद्ध की दुनिया नहीं था, बल्कि वहां प्रतीक, सत्ता, शरीर और आध्यात्मिकता के बीच गहरा संबंध रहा होगा। यह हाथ एक बंद मुट्ठी की तरह इतिहास के सामने खड़ा है। वह खुलता नहीं, जवाब नहीं देता, लेकिन इतना जरूर बताता है कि जिस प्राचीन दुनिया को हम सरल समझते हैं, वह कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थी। नंबर 1, शिगिर आइडल, लकड़ी में छिपा 12,000 साल पुराना रहस्य। शिगिर आइडल उन दुर्लभ खोजों में से है जिसे देखते ही इंसान को सबसे पहले
यही सवाल आता है कि यह चीज इतनी पुरानी होकर भी बची कैसे रह गई। यह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी, कोई धातु की प्रतिमा नहीं थी और न ही किसी कठोर पदार्थ से बना हुआ कोई स्मारक था। यह लकड़ी से बनी एक विशाल आकृति थी और लकड़ी जैसी चीज आमतौर पर समय के साथ मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन रूस के यूराल क्षेत्र के एक दलदली इलाके ने इसे हजारों साल तक अपने भीतर इस तरह सुरक्षित रखा जैसे प्रकृति खुद इस रहस्य को सही समय तक छुपा कर रखना चाहती हो। यह मूर्ति 19वीं सदी के अंत में सोने की खुदाई के दौरान शिगिर पीटबोर्ग से निकली थी। इसके टुकड़े जमीन के भीतर गहराई में मिले थे और जब उन्हें जोड़ा गया तो धीरे धीरे एक ऐसी आकृति सामने आई जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया। इसकी उम्र करीब 12,000 साल तक मानी जाती है, यानी यह उस समय की वस्तु है जब मानव सभ्यता खेती, शहरों और बड़े साम्राज्यों से बहुत पहले की अवस्था में थी। सबसे बड़ा झटका यही था कि इतनी प्राचीन शिकारी संग्राहक समाजों से लोग आमतौर पर साधारण औजारों की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ एक विशाल प्रतीकात्मक और गहराई से तराशी गई लकड़ी की आकृति सामने थी। इसके ऊपर चेहरे उकेरे गए हैं, लंबी रेखाएं हैं, जिग-जैग पैटर्न है और ऐसी ज्यामितीय सजावट है जो बिना अर्थ के नहीं लगती। इसका मुख्य चेहरा ऊपर की ओर है, लेकिन शरीर जैसी लंबी लकड़ी की सतह पर भी कई मानवीय आकृतियां और चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि किसी खोई हुई कथा, किसी भूली हुई मान्यता या किसी प्राचीन आध्यात्मिक व्यवस्था का दृश्य रूप हो। इसे बनाने के लिए ताजा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, यानी कलाकार ने सूखी कठोर लकड़ी नहीं बल्कि जीवित पेड़ से काटी गई लकड़ी पर काम किया। यह बताता है कि इसके निर्माण में योजना, कौशल और उद्देश्य तीनों मौजूद थे। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका पूरा अर्थ आज भी किसी को नहीं पता। यह किसी देवता का प्रतीक था, किसी पूर्वज का, किसी मिथक का या किसी अनुष्ठान का हिस्सा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना साफ है कि प्रारंभिक मानव समाज सिर्फ जीवित रहने में नहीं लगा था, वह प्रतीक बना रहा था, कथाएं गढ़ रहा था और लकड़ी जैसे नष्ट हो जाने वाले माध्यम में भी अपने विचारों को स्थायी रूप देने की कोशिश कर रहा था। शिगिर आइडल इसलिए असंभव लगता है क्योंकि यह इतिहास को तोड़ता नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा शायद कभी बच ही नहीं पाया। अगर यह लकड़ी बच सकती है तो सोचिए कितनी ऐसी चीजें होंगी जो मिट चुकी होंगी और जिनसे हम कभी परिचित नहीं हो पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये 10 कलाकृतियां सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, बल्कि प्राचीन दुनिया की वह खामोश गवाही है जो बताती हैं कि इंसान हजारों साल पहले भी उतना ही जिज्ञासु, प्रतीकात्मक और रहस्यमय था जितना आज है। कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन कुछ रहस्य अब भी मिट्टी, धातु, लकड़ी और समय के बीच छुपे हुए हैं।